हम स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि इस 2-3 स्लाइड में या इस चीज़ में ना आपको पूरा ओवरव्यू बताया जाता है, पूरा एक समरी, एक खुलासा बताया जाता है पूरा जो इम्यून सिस्टम है उसका, ठीक है। फिर डिटेल से जो चीज़ें होती हैं वो अलग है। इसमें आपको जस्ट उसकी ना एक किस्म की शनाख्त करवाई जाती है ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो मेनली हम 2 किस्म के हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। इनेट इम्यून सिस्टम कौन सा होता है? इनेट इम्यून सिस्टम वो होता है, इनेट का मतलब होता है पैदाइशी, ठीक है। मतलब हर वो इम्यून सिस्टम जो कि पैदाइशी तौर पर हमारी बॉडी में मौजूद हो उसको हम इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं, या फिर हम उसको नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है, उसको नहीं पता होता कि किस चीज़ से किस तरह लड़ना है। वो हर चीज़ को एक जैसा रिस्पॉन्स देते हैं और जितना उससे हो सकता है उतना मारने की, और जितना उसके पास असलहा है, ठीक है, जितना उसके पास हथियार है वो सारे इस्तेमाल करता है। मतलब पता ही नहीं होता कि क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं, बस वैसे ही जितना उनके पास ताकत है, ठीक है, वो इस्तेमाल करता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। और इनेट का मतलब होता है हर वो चीज़ जो पैदाइशी तौर पर हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइक सबसे पहली जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, वो है स्किन, जो पैदाइशी तौर पर मौजूद है। इसके अलावा सलाइवा होते हैं, टीयर्स होते हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर HCl होता है, बहुत सारी चीज़ें जो कि पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है और इम्यून सिस्टम का हिस्सा है वो इनेट या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो 2 हिस्सों में से जो पहला हिस्सा है वो है इनेट, दूसरा है एडाप्टिव या फिर हम इसको स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम या फिर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का इख्तियार करना। अब ये क्या होता है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन आते हैं, तो उससे वो क्या करता है, इंसान की बॉडी सीखती है। अब दोबारा अगर वो इन्फेक्शन हो, इसी तरह की कोई बीमारी हो, तो बॉडी के पास ऑलरेडी याददाश्त मौजूद होता है और स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब अब उसको पता है कि किस तरह रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। पहले नहीं पता था, अब पता है, तो इसीलिए वो दूसरे वाले से जो है, पहले वाले से ये डिफरेंट है। इनेट और एडाप्टिव में यही फ़र्क होता है कि इनेट में पैदाइशी तौर पर चीज़ें होती है लेकिन इतना एडवांस सिस्टम नहीं होता। बाकी जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस होता है, काफ़ी अच्छा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती है। एंटीबॉडीज़, एंटीजन आपने पढ़ा होगा, तो एंटीबॉडीज़ एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर बनता है और जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर नहीं बनते, ठीक है। इनेट इम्यून सिस्टम जो है इज़ आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये होता है कि सबसे पहली जो चीज़ सामने आएगी किसी भी माइक्रोब के, ठीक है, जैसे माइक्रोब सबसे पहले बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है तो सबसे पहले जो चीज़, जिस चीज़ के साथ उसका सामना होगा वो होगा हमारा इनेट इम्यून सिस्टम। तो इनेट इम्यून सिस्टम से अगर वो पार हो गया फिर वो जाएगा सेकंड लाइन में, वो भी इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। फिर वो जाएगा, अगर उससे भी पार हुआ, ठीक है, फिर वो जाएगा थर्ड में, ठीक है, तो वो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है। तो मतलब 3 लाइन है, ठीक है। अगर एक चीज़ 3 लाइनों से गुजर के बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है, तो आप बीमार होंगे। इन तीनों लाइन को जो है क्रॉस करना पड़ेगा तो ही जाके आप बीमार होते हैं। अच्छा, adaptive immune system act as a second line of defense and also protection against re-exposure of the same pathogen। adaptive जो है वो फिर दूसरा हिस्सा होता है और ये हमें बार बार जो पैथोजेंस, जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे बचाने की कोशिश करता है। तो मतलब पहले जो चीज़ आएगी, जो भी बैक्टीरिया होगा वो इनेट से पास होगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो जाएगा और एडाप्टिव से पास होगा। एडाप्टिव से पास होके वो हमें बीमार कर सकता है, ठीक है। अगर इनके ऊपर जितने भी मतलब हथियार थे बॉडी के पास, अगर उसने वो यूज़ करके भी काबू नहीं किया, उसके बाद हम जाके बीमार होंगे या जो भी मसला होगा वो आएगा बॉडी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ईच ऑफ द मेजर सब डिवीजन ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब देखें इसमें ना बहुत सारे इम्यून सिस्टम है,
मतलब इम्यून सिस्टम के बहुत सारे डिवीजन है या बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पढ़ते हैं। एक है सेलुलर या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर एंड ह्यूमरल, सेलुलर इम्यूनिटी अलग होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी अलग होती है। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये लिख लें अपने पास, ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें कुछ सेल्स होते हैं और वो एज आ इम्यून सिस्टम काम करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसको हम साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। वो जाते हैं सेल के ऊपर टॉक्सिसिटी यानी कुछ जहरीली केमिकल्स जो है वो छोड़ते हैं, वो सेल्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी को इम्यूनिटी मिल जाती है, इसको हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है। और दूसरी जो इम्यूनिटी है वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती है, तो वो ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। तो ह्यूमरल मींस एंटीबॉडीज़ का जो सिस्टम है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाएगी। जो सेलुलर इम्यूनिटी है उसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होंगे जो कि इम्यून सिस्टम के ज़रिए से काम करेंगे और बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, innate immune system also has anatomical feature that function as a barrier to infection। अब जो innate immune system होगा वो मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ है। जो सबसे पहली जो रुकावट होगी जैसे कि हमारी स्किन है, ठीक है, तो पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है और ये भी एक किस्म की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाहर से अगर कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले उसका पाला किसके साथ पड़ता है, स्किन के साथ, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर होता है, बैरियर मीन्स एक रुकावट होता है। तो ये इननेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इननेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम बोथ फंक्शन टू प्रोटेक्ट, वही दोनों का काम क्या है, हमारी बॉडी को ऑर्गेनिजम्स और प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा उससे जो है वो क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। लेकिन इन दोनों का काम जो है अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि इननेट इम्यून सिस्टम जिस तरह काम करता है एडाप्टिव भी उसी तरह करता है, फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, ठीक है। तो दोनों के काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए दोनों का सिस्टम भी अलग अलग है। अच्छा, इसके अलावा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम रिक्वायर सम टाइम टू रिएक्ट ऑन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है उसको काम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनानी पड़ती है, फिर वो जाके उस चीज़ के ऊपर आपने अटैच करना होगा, फिर वो एक्शन करेगा, अटैक करेगा, उस सेल को ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसमें टाइम लगता है। बल्कि जो इम्यून सिस्टम है, इन्नेट इम्यूनिटी जो है, ठीक है, वो फ़ौरन जो है वो रेडी बैठा होता है कि भाई आ जाओ और मैंने आपको खा देना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, फ़ौरन अटैक कर दे। जैसे कोई चीज़ आती है तो स्किन है हमारी ऑलरेडी, ठीक है, तो वो स्किन ऑलरेडी मौजूद है, वो रेडी है, तो स्किन से पास नहीं हुआ तो मतलब उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इन्नेट इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ बनती है, एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगेगा, फिर उसके अटैक करने में का अपना काम करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बल्कि जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है उसमें टाइम नहीं लगता, वो रेडी जो है वो बैठा होता है और वो बाहर से माइक्रोब या पैथोजन का इंतज़ार कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लिखा हुआ है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम इज एंटीजन स्पेसिफिक। एंटीजन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, हर वो चीज़ जो बॉडी के अंदर आता है बाहर से, ठीक है, और वो हमें बीमार बना सकता है, उसको हम कहते हैं एंटीजन, मतलब एक ख़तरनाक चीज़ है। अब जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है, मतलब ये एंटीजन को देख के काम करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो काम करता रहता है। एंटीजन आएगा, वो उसको पहचानेगा, उसके बाद अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, फिर उसको अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एंटीजन स्पेसिफिक, मतलब एंटीजन को देख के उसके ख़िलाफ़ काम करना, इट इज़ स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, इन्नेट इम्यून सिस्टम इज़ नॉट एंटीजन स्पेसिफिक एंड इक्वली वेल टू अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है ये स्पेसिफिक नहीं होता। मैंने आपको पहले बता दिया, इसके पास जितने भी हथियार होते हैं वो सारे खर्च कर देता है उस इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इसके पास वो सारी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो एक चीज़ को पहचाने और उसके ख़िलाफ़ उसके मुताबिक एक्शन ले, ऐसा नहीं होता। इससे जितना हो सकता है बस वो कर लेता है, वो उसका अपनी कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन एडाप्टिव जो होता है वो चीज़ को देखता है, परखता है, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है, उसको ख़त्म करता है। तो ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है। इन्नेट में ये चीज़ नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट एंटीजन स्पेसिफिक। अच्छा,
इनेट एडाप्टिव डेमोन्स्ट्रेट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम से जब कोई चीज़ एक दफ़ा गुजरती है, ठीक है, मतलब कोई एक दफ़ा माइक्रोब आया और एडाप्टिव सिस्टम ने उसको एक दफ़ा ख़त्म किया, ठीक है, तो दोबारा अगर वो आएगा तो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के साथ अपनी एक मेमोरी होती है, मतलब उसने उसकी एक मेमोरी बनाई होती है, यादाश्त होता है उसके पास कि अगर दोबारा ये चीज़ आती है तो मेरे पास ऑलरेडी हथियार मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे ही कोई मसला आता है, कोई बीमार होता है बंदा, ठीक है, तो उसका एडाप्टिव इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, वो बंदा सही हो जाता है, ठीक है। अब अगर वही बीमारी दोबारा उस बंदे के ऊपर आती है तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के पास एक यादाश्त, एक मेमोरी मौजूद है। अब बॉडी क्या करेगी, उस एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके उन्हीं सेल्स को या उन्हीं बैक्टीरिया को दोबारा से ख़त्म करेंगी और इंसान इतना बीमार नहीं होगा जितना पहली दफ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेमोरी होती है, जिसकी वजह से इंसान दूसरी दफ़ा जो है वो महफूज रहता है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। जबकि इम्यून सिस्टम, इन्नेट इम्यून सिस्टम जो है वो उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती क्योंकि उतना एडवांस नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े इन एडाप्टिव और इन्नेट इम्यून सिस्टम में। आई होप कि आपको क्लियर होगा और इसमें कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला है तो अभी बता दें, फिर हम आगे जाएंगे। नहीं सर, नमस्ते। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये करेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, ये मैंने आपको वही बता दिया। अभी मैं एक एक लफ्ज़ में बोलूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी इज़ एंटीजन इंडिपेंडेंट। एंटीजन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि इसको एंटीजन की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये एंटीजन के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकता, ये बस अपना जितना इसे हो सकता है वो करता है। और एडाप्टिव जो है वो एंटीजन डिपेंडेंट है, मतलब एंटीजन के ख़िलाफ़ काम करेगा, इसको एंटीजन चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन्नेट इम्यूनिटी जो है उसमें कोई टाइम नहीं लगता, जो मैंने आपको बताया कि ये रेडी बैठा होता है, इसको बस वो चाहिए होता है। एडाप्टिव जो होता है इसमें टाइम लगता है, एक पीरियड लगता है, ठीक है। ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता, ये स्पेसिफिक होता है। इसमें मेमोरी नहीं होती और इसमें मेमोरी होती है। ये तो बता दिया सब कुछ। इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जो माइक्रोब है वो आते हैं, ठीक है। एपिथेलियल बैरियर जो होते हैं, एपिथेलियल बैरियर मतलब स्किन के जो सेल होते हैं वो एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक है। तो उनको क्रॉस करेंगे, फिर वो फेगोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल और ये सारी चीज़ें जो है पैदाइशी तौर पर बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये सारे खर्च होंगे, उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और जो इन्फेक्शन या जो भी मसला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो है, जब अगर उस तक बात पहुंच गई है तो वो आएगा, ठीक है। वो माइक्रोब वो अपने बॉडी के अंदर ग्रो होगा, फिर उसके ख़िलाफ़ बी लेम्फोसाइट जो होंगे, ठीक है, ये बोन मेरो में होते हैं बी लेम्फोसाइट, ठीक है। वहाँ से एंटीबॉडीज़ बनती है। एंटीबॉडीज़ फिर क्या करेंगी, आएंगी और इन एंटीजन के साथ जो है वो अटैच होंगी, यहाँ पे अटैच होंगी तो उसी चीज़ को फिर ख़त्म करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो ये आर्स लिखे हुए ना घंटे के, तकरीबन जो इन्नेट इम्यून सिस्टम का काम होता है वो 12 घंटों तक होता है, लेकिन जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो उसमें तकरीबन 5 दिन तक लगते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी जो है एक ख़ास इम्यून सिस्टम होता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से कोई चीज़ गुजर गई तो फिर वो दोबारा बंदे को इतना बीमार नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम आते हैं नॉन स्पेसिफिक पे। नॉन स्पेसिफिक का मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ है, वही इन्नेट इम्यून सिस्टम जो कि हर चीज़ के ऊपर एक जैसा अटैक करता है, ठीक है। इसके 5 किस्म के तरीके होते हैं, ठीक है, जो कि एक मतलब देयर आर 5 मेन नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म। नॉन स्पेसिफिक 5 किस्म के चीज़ें ये इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो कि अपने काम करने का तरीका उनका होता है। सबसे पहले उसमें है डिफेंस बॉडी सरफेसेस। बॉडी के सरफेस के ऊपर डिफेंस के, बॉडी का जो सरफेस है ना जो बाहर की तरफ होता है, वहाँ पे अपना उसने सिपाही फौजी बिठा के रखे होते हैं जैसे स्किन, ठीक है। दूसरा जो है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मैंने आपको उस दिन बताया था कि सेल्स को खा जाने का जो ज़रिया है या जो उनका तरीक़ाकार है कि बाहर से कोई चीज़ आएगी
ठीक है, उनको खाते हैं, फेगोसाइटोसिस जो मैंने आपको बताया था ना, तो ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। इसके अलावा नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस, बॉडी के अंदर कुछ कुदरती भी ऐसी केमिकल्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जो माइक्रोब होते हैं उनके खिलाफ काम करते हैं। जैसे HCl है ना, HCl स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एसिड होता है। अब ये हम बाहर से तो नहीं डालते, ये बॉडी के अंदर नेचुरली होता है। तो ये नेचुरल जब है तो मतलब एक एंटी माइक्रोबियल है ना। आपका क्या ख्याल है, अगर वहाँ कोई माइक्रोब जाएगा तो वहाँ से ज़िंदा निकल पाएगा बाहर? नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक एसिड होता है, अगर बंदा अपने हाथ के ऊपर वो डाले तो दूसरी साइड से निकल जाता है, ठीक है, इतना ख़तरनाक। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होती हैं बॉडी के अंदर जो कि नेचुरली एंटी माइक्रोबियल होते हैं। एंटी माइक्रोबियल मीन जो माइक्रोब के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इसके अलावा है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इन्फ्लेमेशन जब प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लेमेशन आपको पता है कोई जगह का सूज जाना, रेड हो जाना, ठीक है, स्वेल हो जाना, वहाँ पे थोड़ी सी गर्माइश आपको फील होगी, दर्द फील होगा, कोई काम नहीं कर पाओगे उस जगह से। ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम होते हैं। इन्फ्लेमेशन भी इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा होता है कि जब इन्फेक्शन होता है, कोई चोट वगैरह लगती है, उसके बाद बॉडी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, ठीक है। ये आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे डिटेल से पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन पे एक पूरा चैप्टर होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, नॉन स्पेसिफिक। और इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस, इम्यूनोलॉजिकल मतलब ये कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट कुछ ऐसे सेल्स घूमते रहते हैं, उनसे जितना हो सकता है, जैसे पुलिस गश्त करते हैं ना, एक जगह पे एक इलाके में पेट्रोल जो है वो गश्त करते हैं, घूमते फिरते हैं, कहीं कोई मसला तो नहीं है, कोई चोर डाकू या कोई और मसला। इसी तरह बॉडी के जो सेल होते हैं नॉन स्पेसिफिक के, जिस दिन हमने पढ़े थे, मोनोसाइट्स, फेगोसाइट्स, इजीनोफिल, बेसोफिल, वो सारी चीज़ें, न्यूट्रोफिल, ठीक है, वो घूमते रहते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई मसला तो नहीं है, कहीं कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है, तो उनको खा जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस कहते हैं। अच्छा, अब ये भी वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया, एक इनेट डिफेंसेस है और एक एडाप्टिव डिफेंसेस है। इनेट डिफेंसेस में क्या आता है, सरफेस बैरियर। सरफेस बैरियर मतलब जो बाहर की तरफ है, ठीक है, उसमें क्या आएगी, सबसे पहले स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ का लेयर होता है, ठीक है। और जो इंटरनल डिफेंसेस होते हैं उसमें आएंगे, मतलब बॉडी के अंदर जो इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, उसमें आएंगे फेगोसाइट्स, और इसके अलावा होगा फीवर, जो बुखार आता है, तो बुखार भी इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि बुखार में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी गर्म होगी, बॉडी गर्म होगी तो गर्म एनवायरनमेंट बैक्टीरिया के लिए सही नहीं होता, उसमें वो क्या करते हैं, मरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, फीवर आता है बंदे को। तो फीवर इज़ द पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ख़राब चीज़ नहीं है। फीवर अगर किसी बंदे को है तो वो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब उसके इम्यून सिस्टम ने अपना काम शुरू किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल वो सेल होते हैं जो कि बॉडी के अपने ख़राब पुराने हुए सेल्स को क्या करते हैं, मारते हैं। ये मैंने आपको उस दिन बताया था। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन मैंने आपको भी बताया कि जो माइक्रोबिया के ख़िलाफ़ या माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन का अभी बता दिया कि क्या चीज़ है। अच्छा, दूसरा जो इसका पार्ट है वो है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के भी दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक को हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स आते हैं। बी सेल्स जो है वो बोन मैरो से में काम करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, बी सेल्स। बी से बोन मैरो आता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बी सेल्स कहते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना किसका काम होगा, बी सेल्स का, या उसको हम दूसरा नाम क्या कहेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। और इस इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगर पूछा जाए कि ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, वो इम्यूनिटी या इम्यूनिटी का वो पार्ट जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। जो सेलुलर इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जैसे हाइड्रोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, ठीक है,
वो जो है अपने मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से काम करने के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ये उनका एक अपना तरीका होता है, इसमें कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह शामिल नहीं होती। ये दोनों जो हिस्से हैं वो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के हैं, ठीक है। इस ग्राफ में कोई मसला, कोई मुश्किल बताएं मुझे अब। क्लियर है ये? जी सर। जी सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब जो चीज़ें हमने पढ़ी ये वही है, ठीक है, लेकिन दोबारा से बयान की गई है। अच्छा, ये कौन है? मोहम्मद नासिर, काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिएगा। गुड। अच्छा, ये है सबसे पहले एनाटॉमिकल बैरियर टू इन्फेक्शन। एनाटॉमिकल बैरियर मतलब जो सबसे पहले रुकावट आएगी, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन के रास्ते में जो सबसे पहले रुकावट आएगी वो क्या है? एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर जो है उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि मैकेनिकल बैरियर होगा। मैकेनिकल बैरियर में हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आएगा और उसमें स्किन आती है। सिंपली आप यही याद रखें, जो फिजिकल बैरियर होता है वो क्या चीज़ होती है? स्किन। इम्परमिएबल टू मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। ये इससे बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं, जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो पास नहीं हो सकते, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल क्या होता है? जिससे कोई चीज़ पास नहीं होती। जैसे दीवार होती है ना, तो दीवार को पार करके आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या है? इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मीन्स दैट डज नॉट अलाउ यू टू पास, ठीक है। तो ये सबसे पहली जो है ये एपिथेलियल सेल आपको दिखाएंगे। ये एपिथेलियल सेल होते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे स्किन के अंदर। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे सेल्स दूसरी, या जो सेल्स नहीं, सॉरी, जो माइक्रोब वगैरह होते हैं वो दूसरी साइड पे नहीं जा सकते, इसीलिए ये फिजिकल बैरियर कहलाता है। ये थे मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। दूसरा जो है एनाटॉमिकल बैरियर और इन्फेक्शन में मूवमेंट ड्यू टू सीलिया और पेरिस्टाल्सिस हेल्प टू कीप एयर पैसेज एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है मैकेनिकल या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, ठीक है, वो है हमारे सीलिया। सीलिया क्या होता है? जैसे हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, या फिर जो एजोफेगस या ट्रेकिया होता है, वहाँ भी छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर, बाल नहीं होते, मसल होते हैं छोटे छोटे, लेकिन बालों की तरह होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं या हम खाना खाते हैं या फिर इस तरह वो जो सांस लेते हैं और हवा नीचे लंग्स पे जाती है, ठीक है, तो वो जो बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो सीलिया हम कहेंगे उसको, ठीक है, जो सीलिया होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, तो इसी तरह मूव करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी उस हवा के अंदर कोई गलत सब्सटेंस है, कोई गंदगी है, कोई माइक्रोब है, कोई बैक्टीरिया है, उसको रोक देता है। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू क्यों लगाते हैं? सफाई के लिए, ठीक है। तो वहीं से आप ले लें कि ये क्या करते हैं, एक किस्म की झाड़ू लगाते हैं जो सीलिया होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी गंदगी अंदर जाएगी वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं और गंदगी को अंदर जाने नहीं देते, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी ये चीज़ें होती हैं। तो उनसे, इस सीलिया की वजह से ये दोनों साफ़ रहते हैं, कोई मसला उनमें नहीं होता, माइक्रोब वगैरह वहाँ पे आसानी से नहीं जा पाते, ठीक है। इसके अलावा फ्लशिंग एक्शन ऑफ टीयर्स एंड सलाइवा हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द आई एंड माउथ। फ्लशिंग एक्शन मतलब कि जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा आता है, ठीक है, या फिर माउथ के अंदर जो सलाइवा है, या फिर इसी तरह जो आइज़ के अंदर वो आता है, आंसू आते हैं, ठीक है, टीयर्स। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? टीयर का फ़ायदा ये होता है कि अगर जो हमारी आइज़ है, आंखें हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई गंदगी है, कोई माइक्रोब है, तो आंसू आ जाते हैं और वो साफ़ हो जाती है आँख, ठीक है। इसका यही फ़ायदा होता है। जैसे हमारी आँख में अचानक कोई चीज़ लगती है तो हम आँख को मलते हैं, मरोड़ते हैं, ठीक है, इसी तरह। तो इसका उसने आपने देखा होगा कि आंसू निकल आते हैं, या फिर जो आँख होती है बिल्कुल रेड हो जाती है, थोड़ा सा पानी वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, इसका फ़ायदा यही होता है कि जो भी माइक्रोब वगैरह है, जो भी गंदगी है, उसको बाहर निकाल दें। तो ये आंसू, ये जो सलाइवा होता है या जो म्यूकस नाक के अंदर आता है, ठीक है, वो कोई फजूल चीज़ नहीं है, वो उसका अपना
अपना अपना काम है, अपना फ़ायदा है, ठीक है। तो ये इसी तरह कोई मतलब कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है, जिसको हम इग्नोर करें या फिर उसके कोई हमारे पास कोई वैल्यू ना हो। अच्छा, आसिफ काइंडली अपना माइक म्यूट कर दे। मैं म्यूट कर देता, 1 मिनट। अच्छा जी, चले। दूसरा है केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। केमिकल फैक्टर जो है वो उसके बाद आएंगे, और इसके नाम से ही हमें जाहिर है कि इसमें कुछ केमिकल्स होंगे, ठीक है। केमिकल मींस के इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि लाइक केमिकल होते हैं, जैसे कि एंजाइम हो गए, एसिड हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एज अ केमिकल काम करेगा। अब इसमें क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड स्वेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैसे आजकल हमें पसीना बहुत आता है, तो पसीने का फ़ायदा क्या होता है कि वो ना थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा सा तेज़ाबी जायके का होता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर सकता स्किन पे, तो ये केमिकल बैरियर में आएगा, ठीक है। मतलब जो भी लिक्विड टाइप चीज़ है ना या बॉडी के अंदर, तो उसका ताल्लुक जो है वो आप केमिकल के साथ ले सकते हो। इसके अलावा लाइसोजाइम या फॉस्फोलाइपेज जो है वो हमारे, फॉस्फोलाइपेज एक किस्म का एंजाइम होता है जो कि टीयर के अंदर, आंसू के अंदर मौजूद होता है। और लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है जो कि सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, थूक के अंदर, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमने कोई खाना खाया तो जो हमारा सलाइवा होता है उसमें वो एंजाइम आके उसके साथ मिलेंगे, खाने में कोई अगर इस तरह का बैक्टीरिया या कोई गलत चीज़ें वो उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और हमारा जो है वो खाना साफ़ होकर अंदर जाएगा। इसी तरह अगर आँख के अंदर कोई चीज़ चली गई तो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो है वो आएगा, उस चीज़ को ख़त्म करेगा और हमारी आँख साफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो फॉस्फोलाइपेज जो है वो टीयर में पाया जाता है, एंड लाइसोजाइम जो है वो सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, लिखे अपने पास। इसके अलावा नेज़ल सिक्रीशन, जो नाक से पानी या म्यूकस वगैरह आता है, तो उसका अपना काम होता है। उसका यही काम है कि जो हवा अंदर जा रही है उसको साफ़ रखे, उसको थोड़ा सा नमी दे, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करके अंदर भेजे, ठीक है, ताकि अंदर बिल्कुल खुश्क हवा ना जाए, वरना आगे जाके मसला होगा। इसके अलावा लो पीएच ऑफ स्वेट इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ। इसके अलावा जो मैदे के अंदर सिक्रीशंस होती हैं, तेज़ाब वगैरह, जो HCl रिलीज होता है, उसका पीएच बहुत लो होता है ना, बहुत कम पीएच होता है, एसिडिक। तो वो एसिडिक पीएच की वजह से बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता और चीज़ें जो है वो बेहतर रह जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स हर वो चीज़ जो जिंदा है। अब जिंदा का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर कोई दूसरी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो जिंदा होती हैं और वो हमारे इम्यूनिटी में काम करते हैं। जिस तरह मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी के पहले वाले क्लास में आई थिंक बताया था कि सारे बैक्टीरिया या सारे माइक्रोब्स ख़तरनाक नहीं होते। कुछ माइक्रोब ऐसे भी होते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं और वो हमें फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें क्या होगा कि उसी बैक्टीरिया की हम बात करेंगे जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, हमें फ़ायदा देते हैं, नुकसान नहीं देते, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो क्या करता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ों को दूर रखता है जो कि मतलब जो अदर माइक्रोब होते हैं या जो वायरस होते हैं, ठीक है, उनको कॉलोनी बनाने से, मतलब एक जगह पे जमा होने से रोकता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक अभी हमने 3 फैक्टर पढ़े, ठीक है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इन्नेट इम्यूनिटी का ये हिस्सा है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी में मैकेनिकल फैक्टर आएंगे। मैकेनिकल मतलब हर वो चीज़ जो कि जिसकी कोई ना कोई वजूद हो, जैसे स्किन है या सीलिया है, ठीक है, या टीयर है, सलाइवा है, ठीक है, ये मैकेनिकल फैक्टर होंगे। दूसरे जो है वो केमिकल फैक्टर हैं।
केमिकल मीन्स कि कोई ना कोई किस्म का एक केमिकल होगा, जैसे फैटी एसिड हो गए या लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह हो गए, फास्फोलाइपेज हो गया या पीएच हो गया, ठीक है, HCl वगैरह हो गए, ये केमिकल फैक्टर होगा। बायोलॉजिकल फैक्टर वो होगा जो बॉडी के अंदर माइक्रोब है, बैक्टीरिया है या नॉर्मल फ्लोरा वगैरह है, जो कि हमारी अच्छाई के लिए, हमारे बेहतरी के लिए काम करते हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। और ये तीनों मिल के जो है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी बनाते हैं, बिल्ड करते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने पढ़ा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है। ये तीन चीज़ें जिसमें हमने पढ़ी, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। इसमें कोई मसला, कोई मुश्किल? अच्छा, चले, कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो फिर आप पूछें। ये मैं देखता हूँ ये ज़्यादा फेगोसाइटोसिस है। अच्छा, ठीक है। ये ना, ये जो है हम ऑलरेडी इन्हीं सारी चीज़ों में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा करते मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो चीज़ें होंगी अभी आपको खुद पता चलेगा कि वही सारी चीज़ें पुरानी रिवाइज होंगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फर्स्ट लाइन के बाद आएगा, ठीक है। जैसे 3 लाइनें अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, तो पहले अगर कोई चीज़ आती है तो उसको पहले पहली लाइन से गुजरना पड़ेगा, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, ठीक है। इसी तरह जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो हमने पढ़ लिया, अगर उससे कोई माइक्रोब कंट्रोल नहीं हुआ फिर वो सेकंड लाइन की तरफ जाएगा, ठीक है। सेकंड लाइन में वो क्या करेगा कि सेकंड लाइन के पास जितने भी हथियार होंगे वो उसके ऊपर यूज़ होंगे, ठीक है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अब हम ये देखेंगे कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि पैथोजन इज एबल टू गेट पास बाय द बॉडीज फर्स्ट। अगर पैथोजन इस काबिल है कि उसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कर लिया, अब वो दूसरे के पास जा रहा है, ठीक है, तो फिर दूसरे के पास क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले उसमें होगा, अच्छा, सेकंड लाइन को भी हम नॉन स्पेसिफिक ही कहते हैं, ठीक है। जो पहले 2 लाइन होंगे ना, टोटल 3 लाइन होते हैं, उसमें से पहले 2 लाइन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है और आखिरी जो लाइन है वो स्पेसिफिक है। अच्छा, इसमें जो है वो क्या आएगा, फीवर आएगा। फीवर जो है कॉज बाय इंट्राल्यूकिन 1। इंट्राल्यूकिन का मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर किसी कोई सेल जो है ज़ख्मी हुआ है तो वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जो बाकी सेल्स को बताता है कि भाई अपने आप को बचाओ, ठीक है। तो इंट्राल्यूकिन 1 होता है। तो जब ये केमिकल रिलीज़ होता है तो बॉडी में क्या होता है, फीवर आता है, बुखार आता है। अब बुखार का मैंने आपको बता दिया कि क्या काम होता है। हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से जो इन्वेडर होते हैं, मतलब जो बॉडी के अंदर आई हुई चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी डिनेचुरेशन हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हीट की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से, और वो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो है वो होता है पेन। पेन भी इसी में आता है, ड्यू मेनली एक्सेस डिस्ट्रक्शन इनटू अ लेसर एक्सटेंट स्वेलिंग। पेन जो है किस वजह से होता है, क्योंकि टिश्यू वगैरह डैमेज हो गए होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया आया होगा, चोट लगी होगी, तो उसकी वजह से जो टिश्यू डैमेज हो गए होंगे उनकी वजह से कोई ना कोई पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, और स्वेलिंग होगी, थोड़ी सी वो जगह सूज चुकी होगी, ये भी सेकंड लाइन में आएगा। इसके अलावा होगा इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है वो हिस्टामिन की ज़रिए से होता है। हिस्टामिन का मैंने आपको बताया था कि जब बंदे को एलर्जी होती है, इस तरह का कोई मसला होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये वाला केमिकल जो है वो रिलीज़ होता है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है ये इन्फेक्शन के बदले में होता है, ठीक है। इन्फेक्शन के बदले में कैसा होगा कि इसमें जो है इन्फ्लेमेशन जब होगा तो इसमें बंदे को उसी जगह पे क्या होगी, रेडनेस होगी, क्योंकि कैपिलरी जो है वो डायलेट हो जाएंगे, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब किसी जगह पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, वो जगह आपको रेड कलर की नज़र आती है। इसके अलावा हिस्टामिन कॉज पे कैपिलरीज टू लीक रिलीजिंग फेगोसाइट्स, वहाँ पे फेगोसाइट्स आएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लेटलेट्स होंगे वो आएंगे, उस ज़ख़म पे वो जमा होंगे, तो वो जगह क्या होंगी, स्वेल हो जाएगी, सूज जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कचरा वगैरह ज़्यादा होगा और भी बहुत सारी चीज़ें आके वहाँ पे जमा होंगी, तो वो जगह सूज जाएगी, ठीक है। और प्लेटलेट्स वगैरह आएंगे, तो अगर कोई चोट है, खून बह रहा है या कोई और मसला है या कोई चोट लगी है, तो उस जगह को वो सील करने की, कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन में होती है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग किस वजह से होती है? क्योंकि टिश्यू डैमेज है, टिश्यू ख़राब हो चुकी हैं तो वो जगह सूज जाती हैं, ये स्वेलिंग कहलाता है। तो इन्फ्लेमेशन इस वजह से होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी का मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि बॉडी ने उस माइक्रोब को, उस चीज़ को बाहर कर देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसके बदले में इन्फ्लेमेशन होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स का मैंने आपको बताया, हर वो सेल जो खाने की ताकत रखता है। अब खाने की ताकत से मतलब ये क्या है? जो इम्यून सिस्टम में जो चीज़ें होंगी, जो बैक्टीरिया वगैरह होगा, उसको ख़त्म करने की ताकत रखता है। फेगोसाइटोसिस उनके जो काम करने का तरीका होता है उनको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रोफेज जो है वो एक बड़े सेल ईटर होते हैं। मैंने कहा था ना, लार्ज सेल ईटर या बिग सेल ईटर, ठीक है, जो कि लिवर, स्प्लीन या फिर ब्रेन और लंग्स में मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। अगर इन्हीं इलाकों पे लिवर, स्प्लीन, ब्रेन या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन या फिर इसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उनको खा जाना, ये किसका काम होगा? मैक्रोफेज का काम होगा, ठीक है। ये सारे जो है मिलके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, जो मैंने आपको बता दिया कि एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन रिलीज बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल दैट प्रोटेक्ट अनइन्फेक्टेड फ्रॉम वायरल ओवरटेक। इंटरफेरॉन जो बाकी सेल्स को महफूज रखता है, ठीक है, उस केमिकल को क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है? लाइसिस माइक्रोब्स, कंप्लीमेंट सिस्टम बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक है। उसका काम क्या होता है? माइक्रोब को तोड़ना। लाइसिस का वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स को तोड़ते हैं। फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको अच्छा बनाता है, ठीक है। एंड इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स को या फिर जो इन्फ्लेमेशन है उसको मज़ीद बढ़ाता है ताकि बॉडी से जो कचरा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकलें और इसी तरीके से बॉडी जो है आउट ऑफ इन चीज़ों से बिल्कुल फ्री हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं? आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स, लेक्टोफेरिन इन फाउंड इन सलाइवा, म्यूकस एंड मिल्क। वही सारी चीज़ें हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं कि वो लेक्टोफेरिन वगैरह जो होते हैं ये किस्म के केमिकल होते हैं, ठीक है, जो जाके सलाइवा में पाए जाते हैं, म्यूकस में पाए जाते हैं या मिल्क वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। और अक्सर माँ से बच्चे में भी जाते हैं थ्रू मिल्क। तो यही एक किस्म का इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, लाइसोजाइम क्या चीज़ है? लाइसोजाइम मैंने आपको बताया कि जो सलाइवा के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ये किसी भी पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब किसी भी ख़तरनाक चीज़ को वो क्या करेगा? ख़त्म करेगा, ठीक है। आल्सो फाउंड इन फेगोसाइटिक सेल्स, ये उनमें भी पाया जाता है। और ये प्राइमरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ये बैक्टीरिया का एक टाइप होता है। तो जो लाइसोजाइम होते हैं ये स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मैंने आपको बताया है पहले कि क्या चीज़ें, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं कि मैक्रोफेजेस जो है न्यूट्रोफिल आएंगे इन्फ्लेमेशन की साइड पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, और ये जो है अपने उन सेल्स को खाएंगे तो इनको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस जो है वो भी एक किस्म के स्टेप्स में होता है, 5 स्टेप में होता है, ठीक है। एक को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मीन कि अपने एक किस्म के केमिकल रिलीज़ करेंगे, फिर वो एडहेरेंस करेंगे। एडहेरेंस मीन्स कि जो भी कचरा है या जो भी बैक्टीरिया है उसको अपने सेल के पास लाएंगे। फिर इंजेक्शन है, इंजेक्शन मीन्स कि फिर उसको सेल्स के अंदर लाएंगे, खाएंगे, ठीक है। फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? किल करेंगे, ख़त्म करेंगे और फिर सेल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। ये इनके 5 स्टेप होते हैं और ये इसी तरीके से जो है वो अपना काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो फेगोसाइटोसिस है ये आपको उसका पूरा जो है वो ना वो नंबर वाइज स्टेप बताया गया है कि पहले ये आता है सेल के अंदर, फिर ये एक केमिकल लाइसोजाइम रिलीज़ होता है। लाइसोजाइम जब यहाँ आता है तो इस चीज़ को छोटे छोटे ज़र्रों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको टुकड़ों में डिवाइड किया, ठीक है, तो फिर इसको सेल के बाहर फेंक दिया। ये कुछ 6 स्टेप्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये डायग्राम से आपको कुछ समझ आएगा।
मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो बहुत बड़ा है। जैसे जैसे ये अंदर आता है, इसके साथ केमिकल मिलते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है, और फिर उसको सेल के बाहर फेंकता है, मतलब उसकी कहानी पूरी ख़त्म कर दी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा जो ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ये भी वही देखें, इसमें पहले ये क्या करता है, एडहेयर करता है। एडहेयर मतलब चिपकाता है, ठीक है, उसके पास जाता है और उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। ये जो सेल है ना बड़ा सा, ये मैक्रोफेज है, ठीक है, जो फेगोसाइटोसिस हम कहलाते हैं वही है। अच्छा, फिर यही जो बैक्टीरिया है ये अंदर आया, ठीक है। अच्छा, अंदर आने के बाद लाइसोजाइम है, ठीक है, तो लाइसोजाइम रिलीज हुए और लाइसोजाइम ने इस चीज़ को घेर लिया। जब ये घेरता है तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है। जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये ख़तरनाक है, क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया, किल हो गया, तो जो किल इसका इनडाइजेस्टेबल पार्ट है उसको सेल के बाहर फेंक देंगे और सेल फ्री ऑफ माइक्रोब हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई सुई वगैरह चुभती है तो उसमें भी ये होता है कि वो माइक्रोब वगैरह आते हैं, ठीक है, इससे तो बॉडी के अपने, जैसे ये छोटे छोटे जो आपको ब्लैक कलर के नज़र आएंगे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये आएंगे तो ये जो हिस्टामिन है, जो केमिकल है, ये आएंगे उस चीज़ को अटैक करेंगे और उसको ख़त्म करके सेल के बाहर फेंक देंगे। इससे अच्छा ये वाला डायग्राम है, ये आपको अच्छा समझ आएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो है ना, अभी इसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होगा, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे और नेक्स्ट में आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा।